पिछले पार्ट में हाउ शान और उसकी टीम ने जिस डेमन पिलर को देखा था वो एक ड्रीम था जो कि हाउ शान को कोई दिक्कत दे रहा था, लेकिन बाद में सब कुछ सेम वैसे ही होता है। बस फर्क ये था कि जब वो उस डेमन पिलर के पास पहुंचते हैं तो उन्हें पता लगता है कि ये असल में एक सैक्रिफाइसिंग पिलर है जिसे एक असली डेमन गॉड का फोर्स सन ऑपरेट करता है। साथ ही यहाँ पर एक डेमन हंटिंग टीम को भी कैद कर रखा गया था और वो उनका सैक्रिफाइस दे रहे थे। लेकिन हाउ शान और रोज का ग्रुप जब वहाँ पहुँचता है तो वो उनसे लड़ते हैं। वैसे वहाँ पर कई सारे स्नेक गार्ड थे पर इन्होंने उन्हें हरा दिया था। आखिर में हाउ शान और कायर मिलकर उस डेमन गॉड के फोर्स सन को भी हरा देते हैं, लेकिन अभी तक इनके ऊपर से खतरा टला नहीं था। हालांकि इस पार्ट की शुरुआत में हमें एक कहानी बताई जाती है। हम सबसे पहले एक हंसते खेलते क्लैन को देखते हैं। ये असल में कुछ एक्वाटिक एल्फ का क्लैन था। यहाँ पर हमें स्टोरी बताई जाती है कि ये लोग अपनी जगह पर बहुत खुशी से रह रहे थे, लेकिन अचानक से एक दिन इनके ऊपर हमला होता है और ये हमला तब हुआ था जब डेमन पिलर इनकी जगह पर आया। ये वही स्नेक डेमन पिलर है जिसके पास वहाँ हाउ शान और बाकी सभी पहुँचे थे। वैसे ये कहानी उन्हें अभी वही लड़का बता रहा है जो लड़का पिछले पार्ट में बार बार कह रहा था कि इन सबको हराकर भी कोई फायदा नहीं है, तुम लोग यहाँ से नहीं जा पाओगे। वैसे ना जा पाने का कारण उनके गले पर बना हुआ वो मार्क है। अब वैसे तो इस लड़के का ओरिजिनल नाम नारीसी है, पर हम इसे नर्सी कहेंगे क्योंकि नारीसी बहुत वियर्ड नेम है। वैसे अब ये इन्हें बता रहा था कि उनके किंग ने बहुत कोशिश की थी उस स्नेक डेमन्स को हराने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। आखिर में इन लोगों ने हार मानकर अपनी जगह को तबाह होता हुआ देखा और एक दूसरी ऐसी जगह बनाई जहां वो छुप कर रह सके। ये एक पोर्टल के थ्रू पहले तो अपनी उस जगह पर लाता है और फिर इसके बाद इन लोगों से कहता है कि वैसे तो कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद किंग उसकी मदद कर सकते हैं, शायद वो इस मार्क को हटा दे। वैसे वो ये भी बताता है कि अगले ही दिन उनके वहाँ पर एक सेरेमनी होने वाली है। जिस दिन किंग उनसे मिलने आएंगे तो वो उस वक्त उनके बारे में किंग से बात कर लेंगे। वो बोलता है कि किंग भी तुम लोगों से मिलकर बहुत खुश होंगे क्योंकि अभी तक स्नेक लॉर्ड को किसी ने भी हराया नहीं था। अब पहले तो हाउ शान अपनी दोस्तों से पूछता है, जिस पर वो लोग भी कहते हैं कि हमें चलना चाहिए, इस बहाने हम भी थोड़ा आराम कर लेंगे। और वैसे भी उनके पास और कोई चारा भी नहीं था क्योंकि उस मार्क के होते हुए वो यहाँ से नहीं निकल सकते, इसलिए वो हाँ कर देते हैं। और फिर नर्सी एक खुफिया रास्ते से उन्हें उस जगह पर लेकर आता है जहाँ वो और उसके क्लैन के बाकी सारे मेंबर्स रहते हैं। वैसे इस जगह पर आने के बाद वो सभी लोग हैरान थे क्योंकि ये जगह सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। वो उस जगह को देखते ही जा रहे थे। वैसे अब वो सभी आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ हम कुछ लोगों को काम करता हुआ देखते हैं और जैसे ही वो लोग यहाँ नार्सी को आता हुआ देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। नार्सी अभी हाउ शान को बताते हुए आ रहा था कि वो असल में एक सर्च टीम का लीडर है और वो वहाँ खाना और रिसोर्सेज ढूंढने के लिए गया था। वैसे अब जब नर्सी यहाँ पहुँचता है तो वो सभी लोग उससे पूछते हैं कि क्या उसे कुछ खाने का मिला, जिस पर नर्सी बहुत मायूसी से कहता है कि उस पर दुश्मनों का हमला हो गया था जिस वजह से वो कुछ भी खाने का नहीं ढूंढ पाया और बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा कर आया है। अब वहीं बैठी एक छोटी सी बच्ची इस बात से बहुत उदास हो गई थी, पर उसकी माँ उसे समझाती है कि चिंता मत करो, भगवान सब कुछ सही करेंगे। मगर इतने में ही हाउ शान उसे ब्रेड का एक टुकड़ा देता है। पहले तो उसकी मदर साफ मना कर देती है क्योंकि वो हाउ शान को नहीं जानती, लेकिन हाउ शान कहता है कि इसे खा सकते हैं, जिसके बाद वो छोटी बच्ची उसे ले लेती है। साथ ही हाउ शान के बाकी सभी दोस्त भी अभी अपना बैकअप फूड उन लोगों को बांट रहे थे। वो जितना भी खाना बैकअप के लिए लेकर आए थे वो सभी बाकियों को देते जा रहे थे, पर इतने में ही वहाँ एक लड़का आता है और उन लोगों के हाथ से उस खाने को फेंकते हुए चिल्लाता है और कहता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। ये लड़का इस जगह का प्रिंस है और ये थोड़ा घमंडी भी है। ये यहाँ पर सभी पे चिल्ला रहा था कि तभी नर्सी आगे आकर कहता है कि हाउ शान ने और उसके दोस्तों ने उसकी जान बचाई थी और वही लोग ये खाना लेकर आए हैं। लेकिन इस बात से प्रिंस उस पर भी चिल्लाता है और कहता है कि गलती मेरी है जब मैंने तुम्हें बाहर सर्च टीम का लीडर बनाकर भेजा, मुझे तुम्हें वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था। तुम आउटसाइडर को हमारे खुफिया जगह पर लेकर आए। और इसके बाद अब वो बाकी गार्ड से नर्सी के ऊपर हमला करने को भी कह देता है। पर अब जब वो गार्ड्स हमला कर रहे थे तो इतने में ही हाउ शान सामने आकर उन सभी गार्ड्स को वहाँ से दूर हटा देता है। हाउ शान वैसे तो कभी भी खुद की तरफ से लड़ाई मोल नहीं लेता, लेकिन वो प्रिंस इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था।
वैसे अब उसके लोग यहाँ हाओशन के ऊपर हमला करने लगे थे, जो देखकर हाओशन के दोस्त भी आगे बढ़ने लगते हैं, पर हाओशन उन्हें रोक देता है और अकेले इन सब से फाइट करता है। वैसे तो वो बहुत सारे गार्ड्स थे, पर हाओशन अकेला ही उन्हें हराते जा रहा था। अब हाओशन उनसे लड़ते हुए उन सभी को फिर से दूर फेंक देता है और इसके बाद अपनी स्वॉर्ड स्लैश से यहाँ उस प्रिंस को भी दूर हटा देता है, जिसके बाद वो फाइट एंड होने का साइन दिखाते हुए वापस लौटने लगता है। लेकिन तभी वो प्रिंस खड़े होकर गुस्से से चिल्लाता है और कहता है कि अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी तक मैंने अपने अटैक्स इस्तेमाल नहीं किए। और इसके बाद वो अपने स्पिरिट पावर का इस्तेमाल कर एक वाटर ड्रैगन को वहाँ समन करता है। इसे देखकर नर्सी और हाओशन के दोस्त थोड़े से घबरा गए थे, क्योंकि इसमें उस प्रिंस ने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी थी। लेकिन तभी हाओशन हवा में आता है और डबल ड्रैगन को समन करते हुए डबल ड्रैगन स्लैश अटैक का इस्तेमाल करता है, जिससे उसने उस वाटर ड्रैगन को तो खत्म कर ही दिया था, पर साथ ही उसने एक बार फिर उस प्रिंस को भी वहाँ नीचे गिरा दिया था। अब वो उसकी तरफ तलवार पॉइंट करते हुए कहता है कि तुम हार चुके हो, अब फिर से कोशिश मत करना। और इसके बाद हाओशन फिर से पीछे की तरफ आने लगता है, लेकिन वो प्रिंस एक बार फिर खड़ा होता है और कहता है कि रुक जाओ, अभी तक तुमने मेरी पार नहीं देखी है। और इतना कहते हुए वो जोर से अपनी बड़ी बहन को आवाज लगाता है और अब इसके बाद उसकी बड़ी बहन वहाँ पर आती है, जिसे देखकर सभी लोग अपने घुटनों पर आ गए थे। वो उसे बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे थे। उसका नाम वैंग यू है। हाओशन और बाकी उसके दोस्त भी ये देखकर हैरान थे और हाओशन को लग रहा था कि शायद अब उसे इससे भी लड़ना पड़ेगा। तभी वैंग यू कहती है कि तुम जरूर ताकतवर हो, तभी तुमने मेरे भाई को इतनी आसानी से हरा दिया। लेकिन इसके बाद वो भी अपना हंटर निकाल लेती है और हाओशन की तरफ बढ़ने लगती है। वो कहती है कि सजा तो मुझे देनी ही होगी, पर अब इतना कहते हुए वो पीछे मुड़कर यहाँ अपने भाई को ही पीटने लगती है। वो उस पर गुस्सा कर रही थी और कह रही थी कि क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है, तुम अपने गेस्ट से लड़ रहे थे, इन्होंने हमारी मदद की, फिर भी तुम इनसे फाइट कर रहे हो। यहाँ आज प्रिंस की बहुत पिटाई होती है और बाद में वैंग यू उससे कहती है कि फादर ने तुम्हें दूसरा जरूरी काम सौंपा था, कल की सेरेमनी की तैयारी तुम्हें ही करनी थी, क्या तुमने वो सब कर लिया? ये सुनकर प्रिंस और उसके वो 2-3 चमचे वहाँ से भाग जाते हैं। वैसे अब वैंग यू यहाँ नीचे पड़ा हुआ ब्रेड उठाती है और सभी से कहती है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब से वो नियम चेंज कर रही है। सेरेमनी के बाद से वो खुद लीडर बनकर जाएगी, जिससे कि वो लोग किसी को ना खोए, और वो वादा करती है कि वो खाना भी ढूंढ कर लाएगी। अब इस बात से सभी लोग बहुत खुश थे। वैसे इसके बाद वैंग यू हाओशन और बाकियों के पास आती है। वो उन सभी से सबसे पहले माफी मांगती है और कहती है कि आप लोग हमारे मेहमान हो, इसलिए आप लोगों का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ सभी गर्ल्स एक अलग जगह पर नहा रही थी और बॉयज अलग जगह पर नहा रहे थे। यहाँ गर्ल्स के पीछे 2 और छोटी बच्चियाँ आती हैं, जो कि वैंग यू को कुछ फ्लावर्स देना चाहती थी। लेकिन जब वो आगे बढ़ रही थी, तभी अचानक से जिस क्रिस्टल के ऊपर वो चढ़ी हुई थी, वो क्रिस्टल टूट जाता है और वो वहाँ से नीचे गिरने लगती हैं। दूसरी तरफ हम यहाँ हाओशन और बाकियों को देखते हैं। वो नहा रहे थे और बात कर रहे थे कि उनके गले पर जो निशान है, लगता नहीं कि वो आसानी से हटने वाला है। जिस पर हाओशन कहता है कि अगर इस निशान को हटाने का कोई तरीका नहीं मिला, तो फिर हम किंग से बात कर उस स्नेक डेमन से फाइट करेंगे। ये सुनकर लिंजी कहने लगता है कि फिर तो हमें तैयारी रखनी होगी, वो स्नेक डेमन अभी तक का हमारा सबसे ज्यादा पावरफुल टारगेट होगा। वैसे अब तभी उन्हें कुछ गिरने की आवाज आती है। ये वही क्रिस्टल था। हालांकि हम वहाँ देखते हैं कि वैंग यू और कायर ने मिलकर उन दोनों छोटी बच्चियों को बचा लिया था। यहाँ वो उन दोनों को नीचे उतारते हैं, जिसके बाद वो छोटी बच्ची पहले कायर को थैंक यू कहती है और इसके बाद प्रिंसेस को वो फ्लावर्स देते हुए उसे आज के खाने के लिए थैंक्स कहती है और फिर वहाँ से चली जाती है। वैसे अभी वैंग यू यहाँ कायर की तारीफ कर रही थी। वो कहती है कि मैंने आज तक तुम्हारी जैसी बहादुर लड़की नहीं देखी, तुम्हारी ही वजह से वो बच्चियाँ सेफली बच पाई, इसलिए इस फ्लावर की असली हकदार तुम ही हो। जो देखकर कायर भी बहुत ज्यादा खुश थी। वैसे इसके बाद अब वो इवेंट वाला दिन आता है। हम देखते हैं कि उन्होंने बीच जगह में कुछ बच्चों को लेटा रखा था। ये बच्चे अभी रिसेंटली ही जन्म लिए हैं। साथ ही यहाँ आसपास बड़े बड़े बाजे रखे हुए थे और बीच में एक लेडी खड़ी हुई थी और इस सर्कल के आसपास बहुत भीड़ भी थी। अब वैंग यू,
हाओशान और बाकी उसकी टीम वहाँ पर आती है। अभी वैंग यी उन्हें यहाँ इसलिए लेकर आई थी जिससे कि होली स्पिरिट उनके ऊपर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखे। वैसे अब प्रोसेस शुरू होता है। वहाँ सामने प्रिंस आता है और जो लेडी वहाँ खड़ी थी उसकी स्टिक पर अपनी ब्लड की एक ड्रॉप डालता है। हालांकि इधर कायर को ये चीज समझ नहीं आती, इसलिए अब वो वैंग यू से इसका कारण पूछती है, जिस पर वैंग यू बताती है कि एक बहुत पुरानी कहानी है जो कि कई हजारों साल पहले उनके पूर्वज सुनाया करते थे। वो कहते थे कि उनकी जगह में एक ऐसा बच्चा जन्म लेगा जो उनके जीवन में रोशनी लेकर आएगा और वो उसी बच्चे का इंतजार अभी तक करते आ रहे हैं। इस बात को भले ही हजारों साल बीत गए लेकिन अभी तक वो बच्चा जन्मा नहीं है, इसलिए हर साल वो इस सेरेमनी से होली स्पिरिट से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी यहाँ पर आए और साथ ही इसी से जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं वो उन्हें यहाँ पर लाकर इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, जिससे पता चल सके कि इनमें से तो कोई वो बच्चा नहीं। वैसे वो ब्लड देने वाली चीज देखकर कायर कहती है कि तुम भी तो प्रिंसेस हो, तो फिर तुम वहाँ क्यों नहीं जाती? जिस पर वैंग यू कहती है कि हाँ मैं प्रिंसेस हूँ, लेकिन मेरा भाई मेरे फादर के थ्रोन का सक्सेसर है, इसलिए ये काम उसी का है। लेकिन इस पर कायर कहने लगती है कि उससे अच्छी सक्सेसर तो तुम हो। इस पर वैंग यू कहती है कि हो सकता है, लेकिन मेरा भाई भी इस चीज के लिए बहुत टाइम से मेहनत कर रहा है। वैसे वहाँ हम देखते हैं कि उस छड़ी पर वो ब्लड ड्रॉप पड़ते ही वो पावर एक्टिवेट हो जाती है, जिसके बाद आसपास खड़े लोगों ने वो बाजे बजाना शुरू कर दिए थे और फिर वो बीच में खड़ी हुई लेडी अपनी उस स्टिक को लेकर वहाँ चारों तरफ घूमने लगती है। वो उस स्टिक को हर बच्चे की तरफ घुमा रही थी, लेकिन पूरा डांस खत्म हो जाने के बाद भी कुछ नहीं होता। वो सभी लोग अपने घुटनों पर आकर होली स्पिरिट से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन जब अंत तक कुछ नहीं होता तो ये देखकर वैंग यू कहती है कि शायद अभी तक उस बच्चे ने जन्म नहीं लिया है। लेकिन उसके इतना कहते ही अचानक से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी वहाँ फैलती है और सीधा उस स्टिक के अंदर चली जाती है। साथ ही होली स्पिरिट भी अब उस लेडी के अंदर आ चुकी थी। वैसे इनकी वो होली स्पिरिट मेल स्पिरिट है। अब वो लेडी हवा में आती है और उस लेडी के जरिए होली स्पिरिट सभी से कहती है कि वो बच्चा जन्म ले चुका है, और इतना कहते हुए वो वहाँ प्रिंस की तरफ अपना हाथ पॉइंट करती है। ये देखकर प्रिंस खुश हो गया था। मन ही मन वो जोर से चिल्ला रहा था कि मुझे शुरू से पता था कि मैं ही इस लायक हूँ। हालांकि अब तभी होली स्पिरिट हाओशान का नाम लेती है। वो कहती है कि हाओशान ही वो लड़का है जिसे चुना गया है, और इतना कहने के बाद वो लेडी अचानक से वही बेहोश हो गई थी। अब यहाँ हाओशान अपने आप ही हवा में आता है और उसके पीछे सभी गॉडेस ऑफ लाइट को देख पा रहे थे। वहाँ साथ ही एक बड़े से मिरर पर हाओशान की इमेज अपीयर होती है, जिसके बाद हम इन्हीं लोगों की तरह एक और आदमी को देखते हैं जो हाओशान और गॉडेस ऑफ लाइट को ही देख रहा था। वैसे वो शायद यहाँ का किंग है। वो कहता है कि क्या हमारे क्लैन का भविष्य एक इंसानी बच्चे के हाथ में है, और बस उसके इतना कहते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।